हेलो क्लास 6। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है ऋग्वैदिक एंड मेगालिथ पीरियड। तो ऋग्वैदिक किसको कहते हैं? एक्चुअली अपने वहाँ एक वेद है और उस वेद का नाम जो है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद का जो समय है यह शुरू होता है लगभग 1500 साल पहले ईसा से, मतलब कि इसका टाइम होगा लगभग 1500 years ago when the ईसा मसीह was born। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1500 BC। अब उस समय क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसे रहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जो है हमको देखना है कि ऋग्वेद एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऋग्वेद को हम एक इंफॉर्मेशन की, एक सूचनाओं की जो है स्रोत के रूप में लेते हैं। किस तरीके से जो है ऋग्वेद सूचनाएं देता है, क्या क्या चीज़ें देता है। एक्चुअली ऋग्वेद में है क्या कि देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। इसमें 10 मंडल हैं और कुल 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्ताज। तो ये जो है हर सूक्त जो है वो अलग अलग समयों में रचा गया है। और ऋग्वेद के समय जब का ये है उस टाइम पे ये था कि पेपर का, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये जो है इसकी जो भी ऋचाएँ वगैरह होती हैं, जो श्लोक होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनको पीढ़ियों में जो है वो रटा के ओरली जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। और बाद में जब आविष्कार हो गया पेपर का, तब जा कर के ये लिपिबद्ध हो पाया है, मतलब लिखा गया, रिटन फॉर्म में हो पाया है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज की फैमिली, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस और क्या चीज़ें। तो इसमें बताया है कि मतलब इंडो यूरोपियन जो आर्य लोग थे, इनका ओरिजिन माना जाता है, चूँकि ये ऋग्वेद जो है आर्यों का ही ग्रंथ माना जाता है। और माना जाता है कि ये जो है आए थे सेंट्रल एशिया से, ख़ास तौर से जो बैक्ट्रिया के बाद, मतलब हिस्ट्री में आप देखोगे तो बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह के रीजन है उसके पास से, ठीक है। तो उस क्षेत्र से आने की वजह से क्या है कि इनके साथ जो है थोड़ा सा यूरोपियन टच भी, क्योंकि यूराल पर्वत जो है वो बाइफर्टिएट करता है इंडिया और एशिया और यूरोप को। तो कुछ जो है वहाँ की चीज़ें रहीं, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे मिली। आर्यों की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, और ऐसा मतलब देखने में मिलता है भ्रातृ भाई हिंदी में, और इंग्लिश में वही ब्रदर होता है, ठीक है, मातृ माता मदर। तो इस तरीके की चीज़ें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मिलती हैं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी रही हैं आपकी बुक्स में और भी दिया हुआ है, मैं इतना ही लिख पाया इसमें, ठीक है। संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, गुजराती है, असमी है, कश्मीरी है, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड एट्सेट्रा, ठीक है। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है ये आपका झारखंड और सेंट्रल एशिया का जो वो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो झारखंडी, बुंदेलखंडी, मतलब इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं उस रीजन की, उड़िया वगैरह वो इसमें आएंगी, ठीक है, बंगला वगैरह भी। फिर तिब्बतो बर्मन है, तो तिब्बत और बर्मा नॉर्थ ईस्ट में आपकी 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो उस रीजन में जो है तिब्बत की जो लैंग्वेज है उसका और बर्मा में जो लैंग्वेज है उसका, इन दोनों का टच रहता है। और इस वजह से जो वहाँ की लैंग्वेज फैमिली है वो तिब्बतो वर्मन फैमिली कही जाती है। फिर द्राविडियन फैमिली है, द्राविडियन फैमिली में हमारे साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम,
तो तमिल जो है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्रा और तेलंगाना में बोली जाती है, कन्नड़ा कर्नाटका में और मलयालम केरला में बोली जाती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस रही हैं और इनका विकास जो है आप देखोगे तो एंशिएंट एरा से ही जो है ये चीज़ें रही हैं। इसके बाद से जिस पे हम कुछ मतलब ज़्यादा बात करनी है वो है स्टडी ऑफ ऋग्वेदा बाय हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने किस तरीके से ऋग्वेद को पढ़ा और क्या क्या चीज़ें वहाँ से समझ पाए, क्योंकि आम लोग जो है इसको एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और वो इससे जो है हिस्ट्री से जोड़ के नहीं देखते हैं, वो बहुत ही आस्था से देखते हैं, धर्म की किताब मानते हैं इसको। तो हिस्टोरियंस ने इसमें पाया कि कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स रही और इम्पोर्टेंट रिवर्स रही, और इनमें नाम आता है इंडस का, सरस्वती का, सतलुज का, ब्यास का, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में, जबकि आपकी बुक में जो है 1-1 बार दिया हुआ है कि गंगा और यमुना का 1-1 बार जो है उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं है, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख रहा था। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, वो मैं मिस कर रहा था कि जो ऋग्वेद का पीरियड है ये पूरा वैदिक एरा, ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, विलेज सोसाइटी थी, विलेज कल्चर था वहाँ पे। ठीक है, इसमें पहले कॉपर का ये लोग यूज़ करते थे और बाद में कॉपर ब्रांस, और बाद में जो है ये लोग जो है आयरन का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रही और ये जो है कम्प्लीटली विलेज कल्चर था इन लोगों का। हाँ, अब आते हैं तो ये सबसे अधिक बार जो है ऋग्वेद में अगर किसी का उल्लेख है, किसी का वर्णन है, कोई डिस्क्राइब की गई, कोई बताई गई है, तो वो इंडस है। दूसरे नंबर पे सरस्वती आती है। ठीक है, तो नदियों में सबसे अच्छी जो है ये मानी गई, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में। ये चीज़ें रही थी। ठीक है, सतलुज और ब्यास इनको जो है बहुत ही पवित्र इनको भी माना गया और इन्हें जो है घोड़े और गाय के पालक के रूप में देखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद से हम आते हैं वैल्यूएबल एनिमल्स। तो नो डाउट गाय और घोड़ा ये दोनों ही वैल्यूएबल थे आर्यों के लिए, ऋग्वैदिक पीपल के लिए। कारण क्या था कि ये जो है मतलब एग्रीकल्चर कम करते थे और चरवाही ज़्यादा करते थे, मतलब पिस्टोरियल्स थे ये। ठीक है, तो इनके पास जानवर रहते थे, जानवर जो थे और जानवर ही इनकी संपत्ति थे। ठीक है, और जो गाय है, गाय से इनको जो है बछड़ा खेती के लिए, साथ ही दूध और मांस प्लस चमड़ी से जो है बहुत सारी जो चीज़ें, क्लोथिंग वगैरह भी, तो ये चीज़ें मिल जाती थी इनको। हॉर्स जो है वो भी बाकी कामों में यूज़ होता था और लड़ाई के समय ये काम आता था, क्योंकि हॉर्स बहुत तेज़ भागता है, तो कहीं ना कहीं बोझा ढोने और दूसरे कामों में हॉर्स का यूज़ करते थे। और गाय जो है इनको फीडिंग करने का काम करती थी, इनके फूड प्रोवाइड करने का काम करती थी। तो इस वजह से ये दोनों ही जो एनिमल्स थे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे इन लोगों के लिए। फिर गॉड्स में हम देखें तो इंद्र, अग्नि, वरुण, नासत्य और रुद्र। ठीक है, इसके अलावा और भी देवता रहे, वायु, हाँ, तो लेकिन इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और सबसे मतलब बड़ा देवता बताया गया। कारण ये कि इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, और ये पुरंदर का मतलब ही होता है किलों का नाश करने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो ये दूसरे जो क्लैंस या लोग, मतलब दूसरे फैमिली के या मतलब दूसरी जगह के जो लोग हैं जहाँ पे आर्य हमला करेंगे, तो वहाँ के किलों को तोड़ने में इंद्र इनकी मदद करेंगे। तो इसलिए चूँकि लूटपाट वाला काम चल रहा है उस टाइम पे, तो नो डाउट कि उस देवता की महत्व ज़्यादा होगी, जो देवता जो है लुटेरों का सहयोग करेगा। तो वो जो है इंद्र सहयोग करते हैं उनका, मतलब ऐसा वो लोग मानते थे कि किलों को तोड़ने में इंद्र हमारी मदद करते हैं और हम फिर वहाँ से चीज़ें, उनके जानवर और उनकी जो चीज़ें हैं वो अनाज लेके आ पाते हैं। तो इंद्र थे। दूसरी चीज़, दूसरी पोजीशन पे थे अग्नि।
अग्नि जो है बहुत सारी जो ये देवताओं की पूजा करते थे या आहुतियाँ देते थे, तो वो अग्नि जो है जोड़ने का काम करते थे देवताओं और मनुष्यों को। तो इस वजह से जो है अग्नि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तीसरी चीज़ क्या कि अग्नि के बाद से है वरुण। तो वरुण जो है ये वायु वगैरह के, नासत्य जो है ये सच्चाई और अच्छाई के देवता थे, और रुद्र स्वास्थ्य के देवता माने गए। ठीक है। किंग के बारे में है कि किंग जो है ऐसा नहीं कि कोई मतलब सक्सेसर होगा वो बनेगा, ऐसा नहीं था। किंग जो जन होता था, लोगों का समूह, लोगों का कबीला, तो कबीले में कोई एक व्यक्ति जो योग्यतम होता था वही राजा बनता था। ठीक है। और उसको राजन कहा जाता था। तो जन का जो मालिक होता था वो राजन होता था। ठीक है। आवश्यक नहीं था कि इसके पुत्र जो है वो राजन बने, क्योंकि जो योग्य होगा वही राजन बन पाएगा। ठीक है। टैक्सेस उस टाइम पे नहीं थे, कोई टैक्स कोई कर नहीं लगता था। लोग जो है स्वेच्छा से, वॉलंटरली जो है लोग गिफ्ट ऑफर करते थे, किसको? राजन को। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी? तो कैपिटल सिटीज़ नहीं थे, राजधानियाँ नहीं थी, पैलेसेस नहीं थे, बड़े बड़े भव्य महल नहीं थे, और राजा के पास खुद की आर्मी नहीं थी। ठीक है। ये चीज़ें नहीं थी। कोई अलग से जुडिशियल सिस्टम भी नहीं था। जुडिशरी का काम भी राजन ही देखते थे। राजन का ही काम था कि वो लोगों के बीच न्याय वगैरह का काम करें। आर्मी के लिए क्या था? लड़ाई के लिए जो कबीले के युवा थे मजबूत शरीर वाले, वो राजा के साथ जाते थे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। ठीक है। पैलेस था नहीं, जिनके झोपड़ी हैं जैसे भी उसी में रहना है सबको। ठीक है। और सिटीज़ डेवलप ही नहीं हुई थी। मैंने पहले ही बताया कि ये विलेज कल्चर था, तो सिटीज़ का एब्सेंस तो कम्प्लीटली था ही। ठीक है। तो ये जो है पूरा ऋग्वैदिक पीरियड की बातें रहीं। अब इसके बाद से हम मेगालिथ की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मेगालिथ, तो मेगालिथ जो है, और मेगालिथ पीरियड के बारे में हम बात करें तो ये लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व, मतलब कि 1000 BC में रहा। इसका जो सेंटर था, कहाँ कहाँ पे मेगालिथ्स मिले हैं, तो वो डेक्कन में था, नॉर्थ ईस्ट में था, और कश्मीर में था। डेक्कन क्या है? डेक्कन एक्चुअली प्लाटू रीजन है जो इंडिया का है। ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, ठीक है, इन इलाकों में मिल जाएगा। तो उन सारे इलाकों में भी जो है ये साइट्स मिली हैं, मेगालिथ साइट्स। ठीक है। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लिथ का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। तो एक ऐसी साइट जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को रखा गया हो। अब ये क्यों यूज़ किया जाता था? तो इसके पीछे चीज़ें बताई जाती हैं, या मतलब जो फाइंड की गई हैं वो ये है कि एक्चुअली ये सब बुरियल साइट्स थे। यहाँ पर जो है लोगों को दफनाया जाता था। बुरियल जो है होती थी, फनरल सेरेमनी होती थी। और ख़ास तौर से जो ऐसा भी माना जाता है कि जो बड़े स्टोन, जो मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े थे, वो लोगों के प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस और उनके जो हीरोइक एक्टिविटीज़ को शो करता था कि मतलब वो कितने जो है वीर बहादुर वगैरह थे। ठीक है। कितने बहादुर थे, कितने वीर थे, और कितने रिच थे, कितने प्रॉस्पेरस थे। तो ये चीज़ें जो है उनको शो करती थी। तो इससे जो है क्या क्या चीज़ें पता चली, उसको हमने जो है आगे बनाया हुआ है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन कि इन प्रेजेंट ऑल्सो गोंड एंड खासी यूज दिस टाइप ऑफ बुरियल रिचुअल्स। ठीक है। मतलब वो भी मेगालिथिक टाइप से जो है गोंड जनजाति और खासी जनजाति। तो गोंड जो है आपको मिलेगा MP में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ठीक है। तो काफ़ी जगहों पे गोंड, चूँकि इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति, तो मिलती है। ठीक है। तो सभी जगह गोंड लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गोंड जो है वो ऐसा करेंगे। ठीक है।
जो आज भी अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहीं पर दिखती हैं। खासी ट्राइबल जो है वो मिलेगा आपका नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, उधर जो है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में भी ये चीज़ें होती थी। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि कॉमन है, वो है कि यहाँ पर स्टोन्स की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि खासी ट्राइबल वो भी पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पर भी स्टोन मिलेंगे। कश्मीर है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि हिमालय का रीजन है। और डेक्कन जो प्लेटू रीजन है, तो वहाँ पर भी आपको स्टोन मिल जाए। तो ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी और लोग इस तरीके से बुरियल का काम जो है वो करते थे, लोगों को दफनाने का काम करते थे। इसके बाद से बिलीफ्स ऑफ मेगालिथिक पीपल। तो मेगालिथ टाइम पे जो लोग थे उनका विश्वास क्या था? एक्चुअली उनको ये विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति अपने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है और इसके लिए उनके टूल्स और वेपन्स, ठीक है, अगर कारीगर है तो टूल्स और अगर वो योद्धा है तो उसके वेपन्स, ये उसके साथ दफन किए जाते थे। कहीं कहीं पर जो है उसके साथ उसके पालतू जानवर, घोड़े वगैरह को भी दफन किया गया है। कहीं कहीं पर जो है उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके जो है आभूषण वगैरह भी दफन किए गए हैं, उनके साथ ही दफनाए गए हैं। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन मेगालिथिक सोसाइटी। तो मेगालिथिक सोसाइटी में जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होंगे उसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्टोन की साइज होगी वो डिटरमाइन करेगी कि जो सोशल लेवल है वो क्या है, ठीक है। अगर बड़ा स्टोन लगा हुआ तो इट मीन्स कि वो जो है एक रिच पर्सन रहा, प्रॉस्पेरस पर्सन रहा, वो एक जो है वीर पुरुष था, ठीक है। तो ये चीज़ें, साथ ही अगर वो कमज़ोर होगा तो क्या होगा कि उसके मतलब स्टोन्स छोटे होंगे, ठीक है, वो गरीब तबके से आ रहा होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इसको जो है बाइफर्टेट करेंगी। साथ ही जो बुरियल में जो सामग्रियाँ, जो सामान, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए, जो उनके साथ दफनाए गए, ठीक है, तो उसमें स्टोन की बीट्स हैं, जो उन्होंने आभूषण पहने तो स्टोन्स का है या कॉपर का है या गोल्ड का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी थी और ये भी उनको बताती थी कि मतलब ये प्रॉस्पेरस था व्यक्ति जो दफनाया गया है या नहीं। तो इससे जो है सोशल लेवल के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद से है कि सेम बुरियल प्लेस फॉर सम फैमिलीज। तो कभी कभी एक ही बुरियल प्लेस पे, मतलब एक ही जगह, एक ही कब्र जहाँ पे लोग बनाते थे, जहाँ पे मेगालिथ्स बनाते थे, वहाँ पे कई फैमिली के लोग जो है वो दफन किए जाते थे और एक ही कब्र में बहुत सारे लोगों को भी दफन किया जाता था बार बार। ये नहीं कि उसके लिए फिर अलग से जगह वो फाइंड किया जाए। फिर इसके बाद से है स्टडिंग स्केलेटन्स। तो जो स्केलेटन्स मतलब जो कंकाल उसमें थे उनको स्टडी किया गया तो पाया गया कि कुछ जो है वृद्ध मरे हैं, कुछ जो है वो युवा मरे हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो इस तरीके से स्केलेटन से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो पाएँ। तो इससे भी जानकारी मिली कि लोग जो है वो कितना लाइफ जीते थे, ज़्यादा उम्र जीते थे या फिर कम उम्र जी पाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी रही। लोगों की साइज़ के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हड्डी के ऊपर मांस चढ़ के ही जो है लोगों की साइज़ बनती है, हाइट बनती है, और स्केलेटन से वो चीज़ें भी पता चल पाएँ। फिर नंबर ऑफ़ बोन्स है। तो नंबर ऑफ़ बोन्स के बारे में है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। प्रेजेंट डेज में हमें पता है कि 206 बोन्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी। लेकिन जो प्राचीन फिजिशियन थे चरक महोदय, तो चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखा है कि 360 हड्डियाँ होती। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी मिलती हैं आपको कि मतलब 360 हड्डियाँ, नो डाउट कि उन्होंने जो है कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जो उनको काउंट कर लिया हो, ठीक है। तो यही है। और इसके बाद से जो है एक केस स्टडी आपकी बुक में दिया हुआ है इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव एक्चुअली ये महाराष्ट्र में था, ठीक है, और यहाँ पे जारवा संस्कृति थी, ठीक है। तो इसके बारे में है कि ये जो है कब एग्जिस्ट करती थी। तो ये लगभग जो है 3600 वर्ष पुरानी सभ्यता कल्चर था वहाँ पे।
और वहाँ पर ये लोग थे और इसका अंत हुआ 2700 साल पहले। इट मीन्स कि बुद्धा एरा के जस्ट पहले, और इसकी शुरुआत होती है 3600 मतलब ऋग्वैदिक पीरियड के आसपास। ठीक है, तो उस टाइम पे था ये। अब यहाँ पे जो पार्ट्स यूज़ किए गए, तो पार्ट्स कैसे थे? हाँ, ये जो बोरियल्स था इसमें पार्ट्स भी थे, लाल और काले मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है, तो ये चीज़ें रही वहाँ पे। इसके बाद से है कि एडल्ट्स वेर जनरली बुरिड इन अ पिट डग आउट इन द ग्राउंड विथ द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द बॉडी इन स्ट्रेट पोजीशन। कह रहे कि मतलब कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जो है सिर करके, और लोगों का जो है मरने के बाद वो उनका बोरियल होता था, दफनाया जाता था, एडल्ट्स को, खास तौर से जो युवा लोग थे उनको। Many burial pits were found in the floors of the excavated house। कह रहे कि घर के फ्लोर पे जो है बहुत सारे बोरियल्स मिले हैं। इसका मतलब कि कहीं बाहर नहीं, इनाम गांव में लोग दफन करने जाते थे, घर पे ही दफन कर देते थे कि हमारी फैमिली का मेंबर है, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, ऐसा वो लोग मानते थे, उनकी जो है बिलीफ थी। फिर है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड वेसल प्लेस्ड नेक्स्ट टू स्केलेटन रिमेन, मतलब ऐसे वेसल्स वगैरह भी जो मतलब पाए वो, और दीज माइट हैव कंटेन्ड फूड एंड वाटर फॉर डेड। तो उन वेसल्स में जो है क्या भरा हुआ था? तो फूड और वाटर भर के रखा हुआ था कि जो मृत व्यक्ति है वो मरने के बाद जब उसको ज़रूरत होगी कैसे खाएगा वो, तो उसके लिए रख दिया। मतलब कि लोगों को ये नहीं पता था कि मरने के बाद आदमी ये सारी चीज़ों का कंजप्शन बंद कर देता है, तो वो उसके लिए जो है रख दिए थे कि मान लीजिए यहाँ पे रहे या भगवान के वहाँ जाएगा तो वहाँ पे खाएगा। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें उसके काम आएंगी। तो ये चीज़ें रही हैं। इसमें बता रहे हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव कम अक्रॉस 4 लेग बरीड जार। ठीक है, 4 पैर वाले जो है जार के बारे में जो बुरीड किया गया, दबाया गया था। ठीक है, अनब्रेकन क्ले इन कोर्टयार्ड ऑफ ए 5 रूम्ड हाउस, मतलब आंगन में था एक ऐसे घर के जिस घर में 5 कमरे थे, और उसमें ये जो है जार था क्ले का जो अनब्रोकन था, मतलब वो टूटा हुआ नहीं था, एकदम साबुत था, पूरा सही सलामत था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस ऑफ द साइट and had a granary too. Inside the jar was the skeleton of a man। तो कह रहा है कि जार के अंदर जो है एक व्यक्ति का स्केलेटन, मतलब उसका जो है कंकाल रखा हुआ था, उसमें अनाज भी रखा हुआ था। About 40 year old, जो व्यक्ति दफन किया गया था उस जार के थ्रू, वह जो है 40 साल का था। Stated in a cross leg position, it might have been द स्केलेटन ऑफ ए चीफ। कह रहा है कि यह जो है एक चीफ, मुखिया का जो है वो स्केलेटन हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो इनाम गांव में रहीं, वहाँ पे लोग इस तरीके से रहते थे, और जो दफन करने का मतलब मरने के बाद उनको दफन करना होता, बुरियल होता था, तो वो उसी घर के अंदर होता था। ठीक है, और जैसे लोग रहेंगे उस तरीके से उनका जो है ये सारी चीज़ें होंगी उनकी। इसके बाद से है कि बोन्स ऑफ मेनी वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स हैव बीन फाउंड। वहाँ से बहुत सारे जो है वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के भी हड्डियाँ मिली हैं, मतलब कि वो न केवल जानवरों को पालते थे बल्कि जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मंगूज, बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब्स एंड फिशेस। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सारी वाइल्ड हैं, क्योंकि कोई भी ब्लैक बग घर पे नहीं पालेगा, एंटीलोप नहीं पालेगा। ठीक है, हेयर मतलब जो खरगोश वो नहीं, मंगूज जो नेवले होते हैं उनको भी नहीं पालेगा। ठीक है, और इनके अलावा जो है बर्ड्स, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ तो बिल्कुल नहीं पालेगा, टर्टल, कछुए, क्रैब्स एंड फिशेस, तो केकड़े और मछलियाँ, इन सबको भी नहीं पालेंगे नहीं। तो इसको जो है
It shows that people hunted wild animals and caught fish. The cut marks of charring on the bones suggest that people eat the crocodile meat of these animals. सॉरी, कुकड मीट, क्रोकोडाइल ने। तो लोग इन जो मतलब बोन्स पे निशान बने हुए हैं उंगलियों कर रहा हूँ, दांत वगैरह के कट के मार्क्स बने हैं, वो जो है उनको काटा गया है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि लोग जो है उनको पका के खाते थे। तो यही सारी चीज़ें रही हैं इनाम गांव के मेगालिथ साइट पे, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली। फिर यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी आप उसको पूछ लीजिएगा।